संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इत्यादि आपका बताया गया था। और इसमें अब हमें जो शुरू करना है वह जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि राष्ट्रपति का पावर यानी कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। जहाँ तक राष्ट्रपति की, अगर जब भी आप राष्ट्रपति की शक्ति को पढ़िए तो दो तीन नियमों को शुरुआती दौर में आपको याद करना पड़ेगा। जो दो तीन कॉन्सेप्ट हैं उसको पहले पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम जाना जाता है, यानी कि संसदीय प्रणाली क्या है या संसदीय शासन प्रणाली। तो मैं लगातार बता रहा हूँ आपको कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें किसी देश के दो प्रधान होते हैं, दो हेड होते हैं। एक फॉर्मल यानी कि औपचारिक अर्थात नाम मात्र का, और दूसरा आपका एक्चुअल यानी कि वास्तविक। जो भारत में चूंकि ये सिस्टम अप्लाई किया गया है तो जो नाम मात्र का प्रधान भारत में रखा गया है वह भारत का राष्ट्रपति रखा गया है। और जो एक्चुअल हेड हैं या वास्तविक प्रधान है वह आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद है। हमारे यहाँ क्या है? मंत्री परिषद। राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक से सामान्यतः काम नहीं करता। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, यानी कि आपका नाम किसी और का, काम किसी और का। जैसे उदाहरण के रूप में आपका ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आपका सिविल जज की परीक्षा के लिए भाई हिंदी 100 नंबर की रहे, इंग्लिश 100 नंबर की रहे, इसके लिए आंदोलन चलाया गया। और पुराने लोग सभी लोग जानते हैं कि मनोज सर ने कितना इसमें सहयोग किया, इसमें कोई शक नहीं है। किसी भी पुराने विद्यार्थी से पूछिए तो यही बताएगा कि मनोज सर ने सामाजिक सहयोग किया, आर्थिक सहयोग भी किया और शारीरिक सहयोग किया। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी आपका 50 लड़कों को लेकर पहुँच भी जाते थे, भले वह लखनऊ में ही क्यों न हो, विधानसभा को घेरने के लिए। वह भी एक दौर था, यानी कि जबकि मैं आंदोलन में सक्रिय भी था, यानी कि पढ़ाना भी रहता था, आंदोलन को भी संभालना रहता था। 26 जनवरी में हजारों लोग तिरंगा यात्रा निकाले हाई कोर्ट से चंद्रशेखर आजाद पार्क तक। उसमें जो मिठाई समोसा इत्यादि की व्यवस्था करना था तो गुप्त रूप से आदमी करता था, ये न लगे कि भाई नाम ओपन न हो, लेकिन आदमी सब संचालित करता था और तमाम चीज़ें करता था। और उसका ही परिणाम है कि आज सरकार झुकी है आंदोलन के कारण। और आपका 100 नंबर की हिंदी और 100 नंबर की अब इंग्लिश आएगी आपका यूपीजे में, यानी कि लेकिन वही है कि आपका मने काम हमने किया और जब हो गया तो तमाम लोग आपका इसका लाभ उठाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारे कारण हो गया, हमारे कारण। तो उसी प्रकार आपका कह सकते हैं करे कोई और नाम हो किसी और का। तो सेम याद रखिए कि वास्तव में सभी कार्य मंत्री परिषद ही करती हैं, लेकिन कराती किससे हैं? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति से कराती हैं। तो जो मंत्री परिषद करती हैं क्योंकि वह राष्ट्रपति से ही कराती हैं, अतः राष्ट्रपति शक्तियों का राजा है, लेकिन राजा होते हुए भी भिखारी हैं। क्यों भिखारी हैं? क्योंकि वह शक्तियों का प्रयोग अपने आपका मन से नहीं करता, अपने विवेक से नहीं करता, बल्कि किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की। अब क्या क्या पावर है? तो पावर एक अनुच्छेद में समाहित नहीं है, संविधान के तमाम अनुच्छेदों में ये पावर बिखरा हुआ है। और आपका
इस पावर को पढ़ते पढ़ते तमाम संवैधानिक प्रावधान अपने आप समाप्त हो जाएंगे और आधा संविधान समाप्त। तो जितने पावर राष्ट्रपति के हैं अब शॉर्टकट में न बताया जाए, अब कैसे बताया जाए एक पावर को डिटेल में। वो वे जो पावर राष्ट्रपति का दिया गया है फिर बता दिया जाए, अब आगे डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो प्रावधान आएंगे तो यही मैं डिटेल में कर दे रहा हूँ। आइए फिर एक बार भूमिका बैक होइए। अनुच्छेद 53 और 74 पहले दिमाग में रखेंगे। आर्टिकल 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर होगी, वह राष्ट्रपति में वेस्टेड होगी, यानी कि भारत के प्रेसिडेंट में निहित होगी और प्रेसिडेंट इसका प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या अपने सबॉर्डिनेट यानी कि अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। ये किस आर्टिकल में है? 53। लेकिन चूंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो इस अनुच्छेद को एकलौता नहीं पढ़ा जा सकता, इसको कोरिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा। और वह दूसरा आर्टिकल है 74। कौन सा अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा? 74। 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति ऐसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य कर सकेगा कि करेगा? करेगा मतलब विवेक है कि बाध्य। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को एक बार पुनर्विचार के लिए प्रपोजल वापस कर सकता है और अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद पुनः उसी प्रस्ताव को भेजती है तब राष्ट्रपति बाध्य है कि वह उस प्रस्ताव को माने। यानी एक विवेक है यहाँ कि वह एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है। यहाँ मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं लौटाता, अपने विवेक से लौटाता है कि आप एक बार अपने किए पर क्या कर लीजिए, पुनर्विचार कर लीजिए। यही तो हुआ भाई, पुनर्विचार कर लीजिए। और पुनर्विचार के बाद अगर प्रस्ताव को पुनः भेजा जाता है तब राष्ट्रपति बाध्य हैं कि उस प्रस्ताव को माने, उसका वायलेशन न करे। अगर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं मानता तो ये शुद्ध रूप से वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम का वायलेशन होगा। और अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकेगा। अब चूंकि कर्ता राष्ट्रपति हैं लेकिन राष्ट्रपति से करवाती कौन है? मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति की शक्तियां देखा जाए और पहली शक्ति हम उठा रहे हैं आपका पावर ऑफ पार्डन यानी कि क्षमादान की शक्ति। यानी कि पहली शक्ति हम जो उठा रहे हैं वह कौन शक्ति उठा रहे हैं? राष्ट्रपति की क्षमादान की यानी कि पार्डन की। इसके लिए जो आपको संविधान में पढ़ना है अनुच्छेद 72 पढ़ना है, इसके बाद आपका 161 पढ़ना है, इसके बाद आपका अनुच्छेद आपका 13 पढ़ना है, इसके बाद 32 पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी आप संविधान पढ़िए, पार्डन या क्षमादान पढ़िए तो 72 पढ़ेंगे। आपका 161 यानी कि गवर्नर का भी पावर तुरंत पढ़ा जाएगा। दोनों में अंतर इंटरव्यू और मेंस में इस समय पूछा जा रहा है, जीएस में भी आया था, जेएस में भी, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों में क्या डिफरेंस है। तो जो 4-5 डिफरेंस हैं वहीं रट्टा मारना, इंटरव्यू के लिए भी प्री के लिए भी तुलनात्मक देगा। प्री में आईएएस में दिया था कि क्या अंतर है, तो अंतर क्या है हम बताएंगे। और अगर राष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर दिए
या नहीं किए तब क्या होगा? क्या इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि नहीं? यानी कि राष्ट्रपति के आदेश की वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है कि नहीं, वो भी हम देखेंगे आर्टिकल 13 और 32 में जाकर। तो ये अभी छोड़ देना है अभी। यानी कि संविधान में आपको याद रखिए एक साथ दो आर्टिकल पढ़ने हैं, कौन कौन? 72 और 161। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि ये संवैधानिक प्रावधान है। संविधान के अलावा अगर किसी स्टेच्यूट में, यानी कि संविधान के अलावा भी अन्य जगहों पर भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, और वह जो आपका प्रावधान किया गया है, एक तो आईपीसी में किया गया है, दूसरा आपका जो किया गया है सीआरपीसी में, यानी कि आपका, यानी कि ऐसे कुछ प्रावधान आपका आईपीसी और सीआरपीसी में भी किया गया है। आईपीसी का सेक्शन आपका 54, 55, 55A पढ़ना है, और सीआरपीसी जब पढ़िएगा तो 432, 433 और 433A, इसी पर एक केस आएगा मारू राम का। मारू राम खूब पूछा जाता है, और गलत ना हो भाई, ये केस हम बताएंगे डिटेल में। मारू राम का केस पढ़ना है। अब आपका ये जो पावर हैं, और सीआरपीसी में पावर हैं, आईपीसी में पावर हैं, इसका अंतर बताया गया। यानी कि किस वाद में संविधान में जो पावर है और अन्य कानूनों में जो पावर हैं, उसमें डिफरेंस बताया गया, और ये बता दिया गया कि संविधान अलग हैं, कानून अलग हैं, और आईपीसी सीआरपीसी में चाहे कुछ भी लिखा गया हो, संविधान के प्रावधान उस पर क्या करेंगे? प्रिवेल करेंगे। तो दोनों को अलग भी करना है। कौन सा केस है? मारू राम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उत्तराखंड, यूपी, बिहार कई जगह पूछा गया है कि सीआरपीसी की धारा 433 को किस वाद में कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था? तो गलत न हो, कौन सा केस है? मारू राम। यानी कि आपको जब भी पार्डन पढ़ेंगे तो कम से कम 6 केस याद रखिएगा, 5-6 केस हम बताएंगे, वह केस आपका क्या है क्या नहीं। लेकिन आइए शुरुआत किया जाए, उसके बाद पहले कोरिलेट कर लिया जाए और तब संविधान पर आया जाए। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ क्वेश्चन निकाल लिया जाए प्री के लिए, आपका छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक लाइन के। जो पिछली बार आपका एमपीजे में बना कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है स्वविवेक से। दूसरा ऑप्शन आया सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, तीसरा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, राष्ट्रपति अपने विवेक से क्षमादान करता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ये एमपी में आया था पिछली बार। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि ये जो राष्ट्रपति का पावर है, इसका नेचर क्या है? जुडिशियल ये पावर है कि क्वासी जुडिशियल है कि एग्जीक्यूटिव है, यानी कि न्यायिक शक्ति न्यायिक प्रकृति का है कि अर्ध न्यायिक प्रकृति का, कि कार्यपालकीय प्रकृति का है? तो ये जो है आपका राष्ट्रपति को पावर, ये कार्यपालकीय प्रकृति का है। भले इसे न्यायिक शक्ति कहा जाए, लेकिन एक केस आया बाल मुकुंद का, हम केस बताएंगे। बाल मुकुंद बनाम किंग इम्परर के बाद में प्रीवी काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि ये जो राजा महाराजा के क्षमादान की शक्ति है, पार्डन की जो पावर है, वह न्यायिक शक्ति नहीं है, बल्कि कैसी शक्ति है? कार्यपाल की।
ये याद रखिए। तीसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है, आप आर्टिकल 72 जब देखेंगे तो उसमें दो शब्द आएंगे कि दंड को भी क्षमा इत्यादि कर सकता है और दंडादेश को, यानी कि आपका दंड को और दंडादेश को। तो आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन बना है कि दंड और दंडादेश में अंतर क्या है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन संविधान में जाकर बना है। दंड का मतलब ये होता है कि सजा, और दंडादेश मतलब सजा की मात्रा। उसको लिख लीजिए कहीं अलग भाई। दंड का मतलब कि सजा, और दंडादेश का मतलब कि सजा की मात्रा। एक उदाहरण देखिए। दंड मतलब सजा, क्योंकि दोनों शब्द आएंगे डायरेक्ट में, तो पहले ही जान लेना है। और दंडादेश का मतलब कि सजा की मात्रा, जैसे कि एक अभियुक्त हैं, चोरी के लिए दंडित किया गया, तो चोरी के लिए वह पनिश किया गया, ये दंड है। अब चूंकि घर में चोरी के लिए अधिकतम 7 साल की सजा दी जा सकती है, न्यायालय ने 3 वर्ष का कारावास दिया, तो ये जो 3 वर्ष है ये दंड नहीं बल्कि क्या कहलाएगा, दंडादेश। यानी कि ये मात्रा बताता है कि 7 साल में कितना दंड दिया गया, तो कितना दिया गया, 3 साल। ये क्या कहलाएगा, दंडादेश। अब अगला क्वेश्चन आइए। अगर राष्ट्रपति ने दंडादेश को माने अगर राष्ट्रपति ने चाहे दंड को या दंडादेश को पार्डन कर दिया है, क्षमा कर दिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी वैलिडिटी या वैधता की जांच कर सकता है कि नहीं। आपका जवाब रहेगा कर सकता है। यानी कि कहीं राष्ट्रपति ने जाति के आधार पर तो नहीं दे दिया, कहीं धर्म के आधार पर तो नहीं क्षमा दान दे दिया, कहीं राजनैतिक पार्टी का कार्यकर्ता के आधार पर तो नहीं दे दिया। जैसे कि मान के चलिए कि भाजपा की सरकार है, भाजपा का एक कार्यकर्ता को न्यायालय ने मृत्युदंड दिया है और राष्ट्रपति ने उसे क्षमा दान दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद जाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि केवल पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते आपका मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को सलाह दी और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, क्षमादान। ये क्षमादान वैध न होकर क्या है, अवैध। यानी कि एक लाइन में इसको लीगल भाषा में कहेंगे कि क्या क्षमादान का जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है कि नहीं। यानी कि न्यायालय वैधता की जांच कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, केस बताया जाएगा। क्षमादान पर जो आपका भूमिका चल रहे हैं भाई, इतना आसान नहीं है कि आपका एक एक शब्दों को ही बताना है, उसका मतलब बताना है। अभी भूमिका ही चल रही है, क्योंकि कोरिलेशन भी अच्छा करना है ताकि सीपी चाहे कहीं से क्वेश्चन बने। अब एक बार पढ़िए तो किसी भी हाल में गलती की संभावना न रहे। अब अगली समस्या ये आती है कि दंड देने के पहले क्षमादान किया जाएगा कि दंड देने के बाद की दोनों दशाओं में। यानी कि अगर मुकदमा चल रहा है तब भी क्षमादान, और मुकदमे में फैसला आ गया तब भी क्षमादान, ये भी आगे बताया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हीटेड पूछा जाता है कि यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है, अपील लंबित है, तो क्या भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 और राज्यपाल 161 के तहत अपनी इस शक्ति का यूज कर सकता है कि नहीं, प्रयोग कर सकता है कि नहीं। तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए। इस पर एक केस आया जो काफ़ी प्रसिद्ध केस है, के एम नानावती, वो भी हम डिटेल में बताएंगे। के एम नानावती के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट बता दिया
कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील पेंडिंग है तो अपील पेंडिंग रहने के दौरान राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कि जब हम अपील में फैसला सुना दें तभी ये इस शक्ति का क्या करें प्रयोग। और कौन सा केस आया? केम नानावटी। अगला क्वेश्चन, पहला कौन सा मामला है जिसमें क्षमादान किया गया था? तो वह यही केस है, केम नानावटी। केम नानावटी का केस 4-5 जगहों से कोरिलेट होगा। दो समुदायों के बीच का भी केस माना जाता है, लीडिंग केस है। आपका नेवी वाला केस है और अब तो इस पर फिल्म भी बन चुकी है, रुस्तम फिल्म बनी है। यानी कि इसी केस पर कौन सी फिल्म बनी? अक्षय कुमार ने बनाया रुस्तम। इसमें केस में हम देखेंगे जूरी व्यवस्था भी, क्या अभियुक्त स्वयं सक्षम साक्षी होगा कि नहीं, अभियुक्त स्वयं वकील का काम अपना कर सकता है कि नहीं, स्वयं गवाह बन सकता है कि नहीं, और राष्ट्रपति को क्या पावर है। तो ये सब तमाम बातें किस केस में हम देखेंगे, केम नानावटी, और 4-5 धाराएं कोरिलेट भी करेंगे। अगला आइए आपका, अब शुरुआत किया जाए आपका क्षमादान की। देखिए, विश्व के लगभग सभी सभ्य देशों में यह प्रावधान किया गया है, यह राष्ट्र प्रमुखों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी दंडादेश को क्षमा या पार्डन इत्यादि कर सकते हैं। यानी कि विश्व के लगभग सभी सभ्य देशों में ये राष्ट्र प्रमुखों को ये पावर दिया गया है कि वह किसी भी अपराधी को पूरी तरह क्या कर दें, क्षमा कर सकें। ये शक्ति इंग्लैंड के राजा से रिलेटेड हैं। इंग्लैंड के सम्राट को, क्राउन को फाउंटेन ऑफ जस्टिस माना जाता है, न्याय का फव्वारा माना जाता है, और राजा के ही प्राधिकार से वहाँ के सभी न्यायालय कार्य करते हैं, दंड देते हैं। अतः इंग्लैंड में सम्राट को ये पावर दिया गया है कि वह किसी भी दंडाधिष्ट व्यक्ति को, किसी भी पनिशमेंट व्यक्ति को पार्डन दे सके, क्षमादान दे सके। तो ये पावर कहाँ से प्रेरित है? अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड से। अब ये पावर क्यों दी जाती हैं प्रमुखों को? एक और उदाहरण आपका पाकिस्तान का भी देखना है भाई। देखिए, कुलभूषण जो जाधव का मामला भी आप देख सकते हैं। कुलभूषण जाधव के मामले में आपका वहाँ के मिलिट्री कोर्ट ने, यानी कि आपका सैन्य न्यायालय ने ये पाया कि यह व्यक्ति आपका जासूसी कर रहा था, यानी कि पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, और उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। अब ये प्रावधान पहले वहाँ कानून में था कि अपील होगी ही नहीं, तो अब आपका यानी कि अपील आगे नहीं होगी। तो भारत ने आपत्ति की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत चला गया, मांग किया कि भाई आपका अधिवक्ता की सेवाएं ही नहीं प्रदान की गई, यानी कि आडि अल्ट्रम पर्टम का पालन ही नहीं किया गया, यानी कि कुलभूषण जाधव को सुना ही नहीं गया। तो आपका न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने माना कि इनको सुना नहीं गया है, इनको अधिवक्ता की सेवाएं क्या की जाए, प्रदान। तो फिर पाकिस्तान में कानून में अभी संशोधन हुआ है कि ऐसे मामलों में आप आगे अपील कर सकते हैं, यानी कि अब हाई कोर्ट और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में कुलभूषण जाधव अपील कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है कि जब चाहे तब कुलभूषण जाधव को क्या दे दें, पार्डन दे दें, क्षमादान दे दें। इसका मतलब एक लाइन ये हुआ कि लगभग विश्व के सभी जो राष्ट्र प्रमुख हैं
उनको ये शक्ति प्राप्त है, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो। अब बाई चांस दो चार देश हो अलग बात है कि अपवाद हो, लेकिन आपका 90% से अधिक देशों में ये व्यवस्था है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये पावर क्यों दिया जाता है, क्या कारण है इस पावर को देने का। तो इसका कारण भी महत्वपूर्ण है। इसका कारण ये है कि यदि न्यायालय से कोई भूल हो जाए, मिस्टेक हो जाए या चूक हो जाए, यानी कि यदि कोर्ट से कोई मिस्टेक हो जाए, चूक हो जाए, तो ऐसी दशा में राष्ट्र प्रमुखों को ये शक्ति दी जाती है कि वे चाहें तो ऐसे अपराधी को पार्डन या क्षमादान दे सकते हैं जिसे न्यायालय ने अपराधी माना है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय ने किसी को दंडित किया तो राष्ट्रपति और राज्यपाल उसको क्या दे सकते हैं, क्षमादान। जैसे ही क्षमादान मिलेगा, याद रखिएगा, जितनी निर्योग्यताएं हैं, जितने डिस्क्वालिफिकेशन हैं, सब दूर हो जाएंगे। यानी कि क्षमादान का प्रभाव ये होगा कि जो वह कानूनन अयोग्यता रखता था, वह अयोग्यता भी अब क्या हो जाएगी, दूर। एक अयोग्यता देखिए, अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय ने दंडित कर दिया है तो वह व्यक्ति कुछ समय के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यानी कि दोष सिद्ध व्यक्ति को चुनाव लड़ने पर क्या लगा दी गई है भारत में, रोक। अब एक उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति था, उसे कन्विक्ट किया गया और ऐसी दशा में वह चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गया, लेकिन इसी बीच भारत के राष्ट्रपति ने उसे क्षमादान दे दिया, तो क्षमादान का प्रभाव क्या होगा, सभी निर्योग्यताएं दूर हो जाएंगी और सब चुनाव लड़ने के वह क्या हो जाएगा, योग्य। भाई बहुत बड़ा प्रभाव होगा, जितने आपकी अयोग्यताएं हैं सब क्या हो गई, दूर, और आपका सब अयोग्यताएं दूर, तो वह चुनाव लड़ने का क्या हो जाएगा, हकदार। अब आपका जहाँ तक भारत की बात है, भारत में संविधान में भी प्रावधान है और अन्य जगहों पर भी प्रावधान है, जहाँ की आपका मने कह सकते हैं कि ऐसे प्रावधान मिलते हैं। तो उन प्रावधानों को पहले हम देखें जहाँ अन्य प्रावधान है, और इसके बाद आपका संविधान का बैरक शुरू होगा और एक एक शब्दों को पढ़ना भी है, जितने शब्द उसमें दिए गए अनुच्छेद 72 में। तो पहले हम उठाते हैं आईपीसी। आईपीसी का 3 सेक्शन याद रखिएगा। देखिए आपका पिछली बार झारखंड में 55A पूछा गया था एपीओ में, और आपका जो एमपी और यूपी में ज़्यादा पूछा जाता है वह 55 सेक्शन पूछा जाता है और 54 कम बनता है। तो मृत्यु दंडादेश का लघुकरण या कम करना ये 54 में है, और आजीवन कारावास का लघुकरण करना, कम करना 55, और समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनीशन 55A। तो अभी हम बताएंगे आपका, फिर एक बार देखिए अच्छे से भाई, इसको देखिए। मृत्यु दंडादेश का लघुकरण माने कम करना, तो समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो पहले तो समुचित सरकार पर ही अटैक करिए क्योंकि बार बार यही आपका समुचित सरकार आएगी, तो इसको बता ही दिया जाए, अभी क्यों छोड़ा जाए। तो भारत में कितनी सरकारें हैं, दो। एक आपका केंद्र की सरकार, केंद्रीय सरकार, और दूसरा राज्यों की। तो आपका क्वेश्चन देखिए 3 मॉडल से बनेगा। पहला मॉडल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनीशन आईपीसी की किस माने की परिभाषा आईपीसी में कहाँ दिया गया है,
तो आप मारेंगे 55A। दूसरा, समुचित सरकार में कौन शामिल है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों। समुचित सरकार की परिभाषा कोरिलेट करके भी पढ़ना है, और वह सीआरपीसी में कोरिलेट करना है इसको। आपका 432 का खंड 7, यही आईपीसी पर कोरिलेट करके पढ़ना है। जो परिभाषा आईपीसी की धारा 55A में दी गई है, वही परिभाषा फिर दी गई है सीआरपीसी में। सीआरपीसी की धारा 432 का क्लास याद रखिएगा 7। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए। चूंकि आईपीसी में, चूंकि झारखंड एपीओ में क्वेश्चन बन चुका है पिछली बार, लेकिन अब जो अगला अटैक आयोग करेगा सीआरपीसी में, कि सीआरपीसी में समुचित सरकार की परिभाषा कहाँ दी गई है। क्योंकि आईपीसी अब रटे रहेंगे लोग, घटना चक्र क्या करेंगे, जो रट्टू तोता रहेंगे अब घटना चक्र रटना शुरू किए होंगे, एक एक क्वेश्चन। और आपको इसीलिए आ पाए हैं कि घटना चक्र से तो जो आ ही रहा है, घटना चक्र से जो बाहर चला जाएगा वहीं मेरिट बनाएगा। क्योंकि घटना चक्र तो सभी लोग क्या किए हैं, रटते ही रहते हैं। तो भाई हमें ये है कि जो साल पेपरों में क्वेश्चन दिया गया है वह तो आप तैयार ही रखिए। उसके बाद नया मॉडल कौन बन सकता है उस पर विशेष ध्यान देना है। तो ये नया मॉडल बन सकता है कि समुचित सरकार की परिभाषा सीआरपीसी की किस धारा में, 437। खंड वाइज जब पूछने लगा है तो किस खंड में, 7 में। एक बार देख लीजिए भाई, गलत ना होना। ठीक है भाई, 432 के क्लास 7 में है समुचित सरकार। आगे देखा जाए। अब ये समुचित सरकार यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, अब रटे रहिए, सेक्शन 54 में मृत्युदंड का लघुकरण कर सकेगी, मृत्युदंड को कम कर सकेगी, और 55 में आजीवन कारावास की सजा को कम कर सकेगी। अब यहाँ जो एमपी का मॉडल है, अपराधी की सम्मत से, कि सम्मत के बिना, यानी कि अपराधी के कंसेंट से कि कंसेंट के बिना, हाँ कंसेंट के बिना, सहमत की आवश्यकता अपराधी की नहीं है। अब यहाँ जो आपका फिर मृत्युदंड का लघुकरण की धारा में पूछ ले 54, कौन करेगी, समुचित सरकार। अपराधी की सहमत से कि सहमत के बिना, सहमत के बिना, कोई अन्य दंड में कन्वर्ट कर दे। अब समुचित सरकार लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास का भी लघुकरण कर सकती है। ये आईपीसी के सेक्शन 55 में दिया गया है, यानी कि 55 में, वो भी अपराधी की सम्मत के बिना। यहाँ एक क्वेश्चन यूपी एपीओ थोड़ा टेक्निकल बनाया है, वही दिमाग में बैठाना है कि अगर आईपीसी के सेक्शन 55 के तहत आजीवन कारावास का लघुकरण या कम किया जाता है तो वह कितने वर्ष के कारावास से अधिक का कारावास नहीं होगा। तो कितने साल से अब अधिक जेल में नहीं रखा जाएगा, 14 साल। यानी कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी अपराधी के दंड को, जो आजीवन कारावास की सजा पाया है, कम करती है, तो अब कितने दिनों से अधिक वह जेल में नहीं रखा जाएगा। तो कितने से अधिक नहीं रखा जाएगा, 14 साल।
अब एक उदाहरण देखिए, सतर्क होकर दो उदाहरण देखिए, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई एक पॉइंट भी अगर डिगेगा तो क्वेश्चन गलत होकर आ जाएगा, इसलिए भले थोड़ा समय लग जाए, अलग बात है, लेकिन एक बार जब आप पढ़े रहेंगे तो चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन आयोग बना ले, मैं बता दूं बाहर नहीं जाएगा। और चाहे कितना भी कंसेप्ट उधर उधर घुमाए, लेकिन फिर एक बार देखिए, आपका एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए ये एक व्यक्ति हैं, इसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने सेक्शन 55 के तहत इस सजा का लघुकरण कर दिया, लेकिन ये नहीं लिखा कि कितना कम कर रही हूँ। तो ऐसी दशा में एक कितने दिनों बाद छोड़ दिया जाएगा? 14 साल। राज्य सरकार या केंद्र सरकार कह सकती हैं कि मैं आजीवन कारावास को कम कर रही हूँ और इसको 10 वर्ष में कन्वर्ट कर रही हूँ, 5 वर्ष में कर रही हूँ। तो अगर 10 वर्ष का ही है राज्य सरकार, तो कितने दिन जेल में रहेगा तो छोड़ दिया जाएगा? 10 साल। 5 साल की है तो 5 साल। अब इसी में सेट ऑफ कराना है, प्रतिसादन कराना है, मुजराई करा देना है। देखिए आपका मुजराई पिछली बार आपका पूछा जा चुका है एपीओ में। आपका सीआरपीसी की धारा याद रखेंगे 428। सीआरपीसी की एक और धारा देखिए। मान लीजिए ए को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, ध्यान में रखिएगा इस उदाहरण को, और ए के आजीवन कारावास को कम सरकार ने किया। किस सरकार ने? समुचित सरकार ने। और उसको 10 वर्षों तक के कारावास की सजा में कन्वर्ट किया। ये जेल में था, 5 साल की सजा व्यतीत हो चुकी है, तो अब कितने दिन बाद उसे और कितने दिन उसे जेल में रखा जाएगा? 5 साल, क्योंकि 5 साल वो पहले से बिता चुका है। अब देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और 10 साल भुगत चुका है। राज्य सरकार ने कम करके उसके कारावास को लघुकरण किया, 10 साल ही किया, और 10 साल वह अब क्या हो चुका है? भुगत चुका है। तो बताइए, अब उसे तुरंत छोड़ा जाएगा कि जेल में रखा जाएगा? छोड़ा जाएगा। ये तुरंत क्या किया जाएगा? उसे क्यों छोड़ा जाएगा? क्योंकि उसी मामले में वो पहले से ही 10 साल क्या हो चुका है। और मान के चलिए कि आपका राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने सजा कम किया और कोई टाइम नहीं बताया और आजीवन कारावास का लघुकरण किया है, तो हमेशा याद रखिए, वह जो कारावास होगा 14 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। यानी कि 14 वर्ष बाद अपराधी को क्या किया जाएगा? रिहा। अगर राज्य सरकार आजीवन कारावास को कम करती हैं और कहती हैं कि 16 वर्ष का कारावास होगा, तो ये राज्य सरकार का आदेश अवैध होगा, क्योंकि अगर आप लघुकरण करते हैं तो कितने से अधिक के कारावास में वह परिवर्तित आप नहीं करेंगे? 14 साल। 16 साल नहीं कर सकते। ये आपका आईपीसी निपट गई। किसको पावर है? स्टेट गवर्नमेंट को, और किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। आप आगे देखिए भाई, अब सीआरपीसी आई है। सीआरपीसी में आपका 3 धाराएं देखिए, थोड़ा डिटेल में ही कर देते हैं क्योंकि लगातार क्वेश्चन बन रहा है। आपका 432 धारा है, 433 है और 434, 33A है। इन धाराओं में भी ये पावर दिया गया है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को कि किसी सजा याफ्ता व्यक्ति के दंडादेश को कम इत्यादि कर सकती हैं, 432 में भी और 433 में भी।
लेकिन दोनों का एक्सेप्शन दिया गया है। याद रखिए 433A में 433 से 1978 में जोड़ी गई और दोनों का एक्सेप्शन दिया गया है। यानी कि दो ऐसी कंडीशन 433A में दी गई हैं जहां की आजीवन कारावास का लघुकरण किया जाता है तो कम से कम 14 साल तक वह जेल में रहेगा तभी छोड़ा जाएगा। उल्टा नियम अब चलेगा। यानी कि जो आपने धारा 55 में पढ़ा कि अधिकतम 14 साल, अब उसका थोड़ा विपरीत नियम चलाना है कि दो कंडीशन ऐसी हैं जहां अगर आजीवन कारावास का लाइफ इम्प्रिजमेंट को कम करती है समुचित सरकार तो अधिक माने कम से कम कितने दिन तक ऐसा अपराधी जेल में रहेगा उसके बाद ही छोड़ा जाएगा। 14 साल। लेकिन कितनी कंडीशन में? दो। अब दोनों कंडीशन हम बता रहे हैं। भाई पूरा डिटेल में तो चलना 432 433 संभव नहीं है, लेकिन आपका ये जो दोनों कंडीशन है, फिर एक बार देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है बिहार उहार तमाम जगहों पर। अब देखिए हम सीआरपीसी बता रहे हैं एक बार। कुछ दशाओं में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बंधन। पहला क्वेश्चन आपका बना कि अब डिटेल में थोड़ा हम बता रहे हैं इसको और केस भी इसी पर ऐड करना है। आपका कौन सा केस बताया गया था? मारू राम। रट्टा मार कर जाइएगा। देखिए आपका 433 से किस धारा का अपवाद है? पहला क्वेश्चन 432 का, 433 का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या मार कराएंगे? दोनों का। कौन सी धारा समुचित सरकार के शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगाती हैं लघुकरण की शक्तियों पर? तो 433A। कौन सी धारा? 433A। दो कंडीशन समझिए। पहले देखिए क्या कहा गया भाई, दोनों कंडीशनों को पहले देखिए तब फिर समझा जाए उसको लिख के। देखिए आपका धारा 432 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जिसके लिए मृत्युदंड विधि द्वारा उपबंधित दंडों में से एक है आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अभियुक्त को अधिकतम सजा कितनी उस अपराध के लिए दी जा सकती थी? मृत्युदंड। लेकिन न्यायालय ने कौन सी सजा दिया है? आजीवन कारावास। तो पहला पॉइंट बना लीजिए, किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया था जिसके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता था, जैसे 302 आईपीसी, लेकिन न्यायालय ने मृत्युदंड न देकर उसको कौन सी सजा दी है? लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, यह धारा 433 के अधीन किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्युदंडादेश का आजीवन कारावास में लघुकरण किया जाता है। यानी कि इसका मतलब कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया था न्यायालय द्वारा और समुचित सरकार ने धारा 433 के तहत उस आपका मृत्युदंडादेश का किसमें लघुकरण किया है? लाइफ इम्प्रिजमेंट में या आजीवन कारावास। तो ऐसे दोनों मामलों में ऐसा व्यक्ति तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि कम से कम कितने दिन तक वह जेल न रहा हो? 14 साल। यानी कि 14 साल बाद ही उसे जेल से क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। अब आईपीसी कहती हैं अलग, सीआरपीसी अलग, संविधान अलग। फिर दोनों को एक बार देखिए, कठिन है तब आपका इसको समझा जाए। फिर एक बार देखिए भाई 433 है,
433A में दो ऐसी कंडीशन दी गई हैं जहां की किसी सजा याफ्ता व्यक्ति को जेल से कम 14 साल बाद ही छोड़ा जा सकेगा, भले सरकार उसके दंडादेश को क्या करती है, कम करती है। तो कम से कम कितने दिन जेल में रहेगा इन दो कंडीशनों में? 14 साल। पहली कंडीशन देखिए, जहाँ की न्यायालय जिस अपराध के लिए सजा दिया था उस अपराध में मृत्यु दंड का प्रावधान था, जैसे 302 है, दो दंड है हत्या के लिए, या तो मृत्यु दंड या क्या, आजीवन का। न्यायालय ने मृत्यु दंड की सजा नहीं दी, बल्कि कौन सी सजा दी? आजीवन कारावास। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने इस आजीवन कारावास का लघुकरण कर दिया, यानी कि आजीवन कारावास को कम कर दिया, सजा को। तो 433 ए कहती है कि कम से कम 14 साल अपराधी को जेल में रखा ही जाएगा, 14 साल बाद ही उसे छोड़ा जाएगा। इस कंडीशन में अगर आजीवन कारावास का क्या किया जाता है? लघुकरण। पहला भाई ना है तो बताइए, फिर बताएंगे हम। दूसरा कंडीशन देखिए, किसी अभियुक्त को कौन सी सजा दी गई थी? मृत्यु, न्यायालय ने दिया मृत्यु। दूसरा, और समुचित सरकार ने 433 के तहत उसको मने माप का लघुकरण किया। और किसमें लघुकरण किया है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने आजीवन कारावास। तो आजीवन कारावास में लघुकरण किया है, उसे छोड़ना है तो कम से कम कितने दिन जेल में रहेगा, उसके बाद ही छोड़ा जाएगा? 14 साल। ये दो कंडीशन है, ये एक्सेप्शनल केस है। अब इसको देखिए, चैलेंज किया गया। अब केस पर आ जाइए, मारू राम बनाम भारत संघ का केस। आइए, मारू राम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में इसे चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि हजूर, ये जो समुचित सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इसकी शक्तियों पर ये धारा प्रतिबंध लगाती है, अतः ये धारा असंवैधानिक है, क्योंकि केंद्रीय या राज्य सरकार को पावर है कि वह जितना चाहे उतना कारावास करे, ये कम से कम 14 साल रहेगा ही जेल में। तो सरकार को पावर है कि 14 साल से क्या कर दे, कम। सुप्रीम दूसरा तर्क देखिए इसमें, एक तो ये तर्क उठा गया, दूसरा ये हुआ कि जो ये सीआरपीसी की धारा 432 है, 433 है और 433 ए है, और संविधान का अनुच्छेद 72 और 161 है, ये अब क्या ये समान है कि इनमें भिन्नता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये सामान्य नहीं है, इसमें भिन्नता है। आपका अगर राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत या राज्यपाल 161 के तहत क्षमादान इत्यादि करता है तो सीआरपीसी के प्रतिबंध उस पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो मामला कहाँ से गवर्न होगा? संविधान से। और ये सीआरपीसी की कोई बात राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार पर क्या बुरा प्रभाव डालेगी कि नहीं डालेगी? नहीं डालेगी। यानी कि सीआरपीसी आईपीसी अलग और संविधान का प्रावधान अलग। क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल की शक्ति पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो पूरी तरह से व्यक्ति को क्षमादान कर दे, जो 433 ए में ही क्यों ना आ जाता हो। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड पाया था, पूरी तरह राष्ट्रपति क्षमा कर दिया, एक दिन भी भले जेल में न रहा, वो छूट जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि वो संविधान की शक्ति है। और यहाँ प्रतिबंध है सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने में, संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग करने में कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये किस केस में बता दिया गया कि दोनों में भिन्नता है? मारू राम बनाम
भारत संघ के बाद में अब दूसरा क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 433 को किस केस में संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी? ये बिहार और तमाम जगह क्वेश्चन बना है, तो वही केस है मारू राम। तो मारू राम का केस दो एंगल से पढ़िएगा, एक आपका माने संवैधानिकता या वैधता को चुनौती 433 से, और दूसरा राष्ट्रपति का जो संविधान में राइट है वह अलग, और ये स्टेचुटरी राइट अलग। इस अधिकार से संविधान के अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव अब क्या संविधान में अधिकार है ये तो आगे बताया जाएगा, क्योंकि क्षमादान है तो एक लेक्चर में समाप्त हो जाए ये संभव नहीं है। अभी तो आपका कुछ सामान्य बातें चली, सामान्य बातों के बाद कुछ को रिलेशन चला। अब अगले लेक्चर में आपका मैंने बताया जाएगा, तभी 10 मिनट बाद भाई कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। आपका 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर संविदा नियम कंसिडरेशन समाप्त किया जाए, ताकि भाई संविदा नियम स्लो चल रहा है आगे बढ़े। तो संविदा कल भाई फिर एक बार सूचना दी जा रही है, केवल टीपीए चलेगा मार्गेज, क्योंकि एक दो चैप्टर बचा है, शनिवार को पढ़ाते हुए उसको निपटाया जाए। ये जो संविधान का आपका क्लास है मैंने सोमवार को चलेगा, और एक एक शब्द थोड़ा पढ़ कर आइए। आप भी थोड़ा एक बार अनुच्छेद 72 पढ़िए, 161 पढ़िए, अपने दिमाग से भी कुछ अंतर निकालिए। हम तो केस उस पढ़ाएंगे ही, केस पढ़ कर आइए अगर पढ़ना है। केहर सिंह का हो गया, केम नानावती का, बाल मुकुंद का हो गया, फिर आपका ये सुधाकर इपुरू का हो, इपुरू सुधाकर। तो हम तो बताएंगे, लेकिन आप भी एक बार घर से किताब उताब क्या करिए पढ़कर। तो 10 मिनट बाद